अब ऐश अलोला चैंपियन यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन चुका था। वो प्रोफेसर ओक के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ, बट प्रोफेसर ओक बताते हैं कि पोकेमॉन मास्टर बनना इससे कहीं ज्यादा है। अभी तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के सिर्फ एक कदम पास आए हो। ऐश पूछता है कि तो पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हर साल होती है, बट उसमें पोकेमॉन वर्ल्ड के 6 सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने की क्राइटेरिया भी काफी ज्यादा हार्ड है, जो कि काफी कम ही ट्रेनर्स पूरे कर पाते हैं। ऐश पूछता है कि ऐसी कौन सी क्राइटेरिया से। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 क्राइटेरिया है, जिनमें सबसे पहले ये है कि तुम्हारे पास 50 बैजेस होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे 18 टाइपिंग के पोकेमॉन होने चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया सबसे हार्ड है, जो कि यह है कि तुम्हारे पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन होने चाहिए, जिनमें से एक म्यूटू होगा। और फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि तुमने सारे रीजन के चैंपियंस को डिफीट किया हो। अगर तुम ये सारी क्राइटेरिया पूरी कर लेते हो तो तुम्हें नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। पर हाँ, वहाँ जाकर तुम्हें एक और क्राइटेरिया पता चलेगी, जो कि हर एक ट्रेनर के लिए अलग होती है। वो चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड होगा, जिसको पास करके तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सारे टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। उसके पास कैंटो, ऑरेंज आइलैंड, जोटो, होइन, सिनो, यूनोवा, कैलोस को मिलाकर 52 बैजेस थे, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि ऐश के पास 18 टाइप के पोकेमॉन होने चाहिए। ऐश के पास ऑलरेडी 16 टाइपिंग के पोकेमॉन थे, साइकिक और फेरी टाइप को छोड़कर। ऐश को याद आता है कि उसके घर पे एक फेरी और साइकिक टाइप पोकेमॉन मिस्टर माइम है, जिसको वो पोकेबॉल से कैच करके इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है। अब थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उसको सारे चैंपियंस को डिफीट करना है। ऐश ने ऑलमोस्ट सारे चैंपियन को डिफीट किया था, सिर्फ 3 रीजन के चैंपियंस को छोड़कर, जो कि था कैंटो चैंपियन, जोटो चैंपियन लैंस और कैलोस चैंपियन डायन था। अब क्योंकि आज गला रीजन में था तो कैलोस रीजन उसके काफी ज्यादा पास था, इसीलिए वो ट्रैवल करता है कैलोस रीजन में। अपने जर्नी के बीच में वो वेटलैंड में होता है, जहाँ पर वो रास्ता भूल जाता है। वहाँ पर वो फंस चुका था, तभी काफी सारे हाउंडूम ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट तभी एक पोकेमॉन आकर ऐश को बचा लेता है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि ऐश का ग्रीनिंजा था, जिसने ऐश के ऑरा को सेंस कर लिया था। ऐश और ग्रीनिंजा काफी टाइम बाद मिले थे। ऐश ग्रीनिंजा को बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। ग्रीनिंजा मना कर देता है क्योंकि उसको कैलोस को प्रोटेक्ट करना था। पर तभी वहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ायगार्ड आ जाता है और वो ग्रीनिंजा को ऐश के साथ जाने के लिए अलाउ कर देता है। बट कुछ टाइम बाद ग्रीनिंजा को वापस आना होगा। ग्रीनिंजा ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेता है। ऐश अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है और डायंथा से मिल जाता है। वो डायंथा को चैलेंज करता है एक 6-on-6 बैटल के लिए। डायंथा एग्री कर लेती है और ये बैटल स्टार्ट होती है। डायंथा का सबसे पहला पोकेमॉन होता है अरोरस। वहीं पर ऐश अपने सेप्टल को सेंड करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को एक दूसरे के खिलाफ डिसएडवांटेज था, बट स्टिल ये बैटल स्टार्ट होती है। सेप्टल सबसे पहले लीफ ब्लेड का यूज करता है, पर अरोरस रिफ्लेक्ट का यूज करके उस अटैक को सेप्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर वह ब्लिजार्ड का यूज करती है, जिससे सेप्टल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने सेप्टल को बुलेट सीड यूज करने बोलता है, पर अरोरस दोबारा से रिफ्लेक्ट का यूज करके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और सेप्टल को डैमेज पड़ता है। फिर अरोरस लाइट स्क्रीन का यूज करती है। ऐश को पता चल जाता है कि डायंथा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का यूज कर रही है, तभी वो अपने सेप्टल को सोलार बीम यूज करने बोलता है। लाइट स्क्रीन के चलते अरोरस को काफी कम डैमेज पड़ता है सोलार बीम का, और फिर वो ब्लिजार्ड का यूज करके सेप्टल को डिफीट कर देती है। ऐश को डायंथा की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पोकेमॉन से बिना बात किए उनको ऑर्डर्स दे रही थी। उनके सोल से कनेक्ट हो गया। अब ऐश कुछ सोचता है और भेजता है अपने इन्फर्नेप को। अब यहाँ पर अरोरस को डिसएडवांटेज था। ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, जिसको अगेन अरोरस रिफ्लेक्ट कर देती है। अब ऐश सोचता है कि इसको कैसे डिफीट किया जाए, तभी उसको एक स्ट्रैटेजी आती है और वो इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है। अब किसी भी समय इन्फर्नेप अरोरस के ऊपर अटैक कर सकता था। कुछ टाइम बाद ऐश इन्फर्नेप को ऊपर आने बोलता है और डिग अटैक अरोरस पे लग जाता है। फिर इन्फर्नेप क्लोज कॉम्बैट का यूज करके अरोरस को हरा देता है। डायंथा ऐश के स्ट्रैटेजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, बट वो बोलती है कि यह तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, असली मैच तो अब शुरू होगा। और डायंथा भेजती है अपने फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन हौलूचा को। ऐश दोबारा से इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, बट इस बार डिग अटैक काम नहीं करता, क्योंकि हौलूचा एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। डायंथा एक स्माइल देती है और हौलूचा को फ्लाइंग प्रेस यूज करने बोलती है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिससे इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश इन्फर्नेप को फ्लैर ब्लिट्स यूज करने बोलता है, जिसको हौलूचा डॉज कर लेता है। फिर हौलूचा यूज करता है हाई जंप किक का, जिसको इन्फर्नेप डिग अटैक का यूज करके डॉज कर लेता है। रिकॉइल से हौलूचा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब इन्फर्नेप जमीन के अंदर था, तभी डायंथा अपने हौलूचा को उस जमीन के अंदर स्टोन एज यूज करने बोलती है, जिससे इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और इन्फर्नेप हार जाता है। अब ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ भेजता है लुकारियो को। दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स थे।
हौलूचा फ्लाइंग प्रेस का यूज करता है, पर तभी ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्पीयर यूज करने बोल देता है, जो कि हौलूचा को हवा में ही लग जाता है और हौलूचा हार जाता है। अब डायंथा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह गोरगिस्ट को भेजती है। ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्पीयर यूज करने बोलता है, बट वो गोरगिस्ट पर असर नहीं करता क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन थी। गोरगिस्ट शैडो स्नीक अटैक का यूज करती है, जिससे वो लुकारियो के पीछे चली जाती है शैडो बनकर और अटैक कर देती है। ऐश बोलता है कि लुकारियो पीछे मुड़ो और बुलेट पंच अटैक का यूज करो, पर तभी गोरगिस्ट एक और शैडो स्नीक अटैक का यूज करके लुकारियो के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। गोरगिस्ट ऐसा बार बार कर रही थी, तभी ऐश अपने लुकारियो को डबल टीम यूज करने बोलता है। गोरगिस्ट इस बार शैडो स्नीक का यूज नहीं कर पाती और लुकारियो यूज कर देता है स्टील बीम अटैक का। अब गोरगिस्ट ट्रिक और ट्रिक अटैक का यूज करती है, जिससे लुकारियो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है और फिर सुपर इफेक्टिव फैंटम फोर्स अटैक का यूज करके गोरगिस्ट लुकारियो को डिफीट कर देती है। इसको देखकर सारी ऑडियंस और ऐश शॉक हो जाते हैं कि आखिर डायंथा ने ऐसी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई। अब ऐश के 3 पोकेमॉन्स हार चुके थे और अभी भी डायंथा के पास 4 पोकेमॉन्स थे। ऐश बोलता है कि अब मेरे फाइनल 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं और भेजता है अपने चार्जर्ड को। डायंथा बोलती है कि ये चार्जर्ड नॉर्मल चार्जर्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लगता है तुमने इसको अच्छी ट्रेनिंग दी है। ऐश बोलता है हाँ, मेरे चार्जर्ड ने काफी ज्यादा टाइम चार्सिफिक वैली में सिर्फ ट्रेनिंग करते हुए ही बिताया है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जर्ड बनना चाहता है और ये और भी ज्यादा पावरफुल तब हो जाएगा जब मैं इसको मेगा इवॉल्व करूंगा। ऐश अपने मेगा रिंग से कीस्टोन को निकालता है और मेगा इवॉल्व कर देता है चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में। गोरगिस्ट दोबारा से शैडो स्नीक अटैक का यूज करती है, बट ऐश डायंथा की स्ट्रेटेजी समझ चुका था और वो चार्जर्ड को अपने पीछे ओवरहीट अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि गोरगिस्ट पर लग जाता है और इस एक ही अटैक से गोरगिस्ट हार जाती है। ऐश का चार्जर्ड पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब डायंथा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह टायरेंट्रम को भेजती है। ये बैटल स्टार्ट होती है।